क्रैक हाई लेवल फॉर एसएससी एंड बैंक सेट 6 का हम लोग डिस्कशन करेंगे बउआ जी आज। बहुत ही अच्छा सेट है। इस सेट में 3 सेक्शंस हम लोग को मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं सेट आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अगर कोई व्यक्ति सेट सॉल्व नहीं कर रहे होंगे तो सेट सॉल्व करें। सेट आप लोग को 2 स्थानों पे मिल जाएगा। सबसे पहला जो लर्न इंग्लिश टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे सेट में अपलोड कर देता हूँ। दूसरा मैं अपने फेसबुक पेज पे भी, जो वैष्णवी क्लासेस का पेज है और जो प्रफुल्ल प्रभात नाम से मेरा प्रोफाइल है, वहाँ भी मैं इसका लिंक दे देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी इसका लिंक दिया हुआ है। अच्छा होगा पहले आप सेट को सॉल्व कर लें, उसके बाद डिस्कशन को देखें तो समझ में आएगा। अब चलिए, इसमें 3 सेक्शन हम लोग को मिले हैं। पहला सेक्शन है हमारे पास वोकैब का, ये सेंस बेस्ड वोकैब है। दूसरा हमारे पास है बउआ जी कनेक्टर का, एक छोटा सा इसमें सेक्शन है। सेंटेंस कनेक्टर बैंकिंग के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बिल्कुल परेशान करके रखा है और एसएससी में भी अभी पूछा जाने लगा है। तो आप कनेक्टर को अचानक से हाई लेवल पे नहीं पढ़ सकते हैं, ये बात समझ लीजिएगा। पहले आपको उसके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जब बेसिक लेवल आपका मजबूत हो जाएगा तो आप हाई लेवल क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस सेट में जो क्वेश्चन दिया गया है वो बेसिक टू मॉडरेट लेवल का है, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए। ऐसे 10-15 सेट बना लेंगे तो फिर आगे पढ़ाई एकदम कंफर्टेबली होगी। कनेक्टर के बाद जो लास्ट सेक्शन है हमारा वो इस सेट में है पैसेज बउआ जी। पैसेज को देखना है। देखिए, पैसेज एक ऐसा सेक्शन है जिसको बनाता सबको ही है, सॉल्व सबको ही करता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो पैसेज छोड़ता है, लेकिन उसको समय ज़्यादा लग जाता है। तो पैसेज में सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैसे दिए गए समय में, लिमिटेड टाइम में हम लोग पैसेज को सॉल्व करेंगे। क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, उसको देखा जाएगा। 3 सेक्शन देखेंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखा जाए, सॉल्व करना शुरू किया जाए। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िए। फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ऑब्लिक बोल्ड वर्ड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द पैक्ट हैज बीन इन इफेक्ट फॉर 20 ईयर्स। ये जो पैक्ट है ये 20 सालों से प्रभाव में है। पैक्ट क्या होता है बउआ जी? तो पैक्ट को आप कह सकते हैं एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच में जो सहमति बनती है उसको हम लोग पैक्ट कहते हैं। अब देखा जाए ध्यान से, अब यहाँ पैक्ट, इसका साइनो यहाँ देखा जाए तो ट्रीटी, ट्रीटी जो होता है इसका जो हिंदी होता है वो आप लोग जानते होंगे, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, संधि होता है इसका अर्थ। ट्रीटी मतलब होता है संधि। मोनार्की, मोनार्क यानी होता है राजा, मोनार्की का अर्थ हो जाता है बउआ जी राजतंत्र। लीज, लीज जो लीज वर्ड है, किसी चीज को लंबे अवधि के लिए, लंबे समय के लिए रेंट पे लेने को लीज कहा जाता है। लंबे समय के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के लिए रेंट पे लीजिएगा तो उसको लीज कहा जाता है। तो लीज का साइन और रेंट हो सकता है, पैक्ट नहीं हो सकता है, दिक्कत है इसमें। और ट्रेंड होता है बउआ जी प्रचलन। प्रचलन, ट्रेंड एक झुकाव होता है। जैसे अगर आप 90s में जाएंगे, 91, 92, 93, 94, तो उस समय हम लोग भी पढ़ रहे थे, तो ट्रेंड था क्लीन शेव होने का। ठीक है, सब कोई क्लीन शेव रहता था। इवन 8, 9, 10 के बच्चे जिनका जो बियर्ड और मुस्टैच बहुत कम आता था हल्का, वो लोग भी शेविंग कर लेते थे। क्लीन शेव रहने का ट्रेंड चल रहा था। फिर अभी देखिए, अभी बियर्ड और मुस्टैच का ट्रेंड है, तो हर कोई बियर्ड और मुस्टैच बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड होता है, प्रचलन होता है। तो ये हो गया प्रचलन। तो इन सभी वर्ड्स को अगर देखिएगा तो इस पैक्ट से जो सबसे क्लोजली रिलेटेड वर्ड है वो कौन सा बुआ जी? ट्रीटी। तो याद कर लीजिए, पैक्ट का साइन क्या हो जाएगा? ट्रीटी, संधि हो जाएगा। 2 देशों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग ट्रीटी भी कहते हैं, संधि भी कहते हैं, पैक्ट भी कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ट्रीटी। मतलब आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ गया होगा, वर्ड्स को याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास बुआ जी, ही हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ प्रूडेंट। ठीक है, अच्छी बात है। ये वर्ड मैंने आपको पहले भी याद करवाया था। मैंने वर्ड बतलाया था कि एक वर्ड याद रखिएगा, प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस। प्रूडेंस जो है ये एक बहुत ही फेमस मैथ के टीचर है, राकेश यादव सर, आप लोग उनका नाम सुने होंगे। तो उनके कोचिंग का नाम है प्रूडेंस कोचिंग। अब देखिए, कोई व्यक्ति जब नाम रखेगा अपनी संस्था का तो अच्छा नाम रखेगा, बुरा नाम तो रखेगा नहीं। तो जो भी नाम रखे जाते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव रखे जाते हैं। तो इससे आपको मालूम चल गया कि प्रूडेंस बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। अब कैसा है, चूंकि कोचिंग का नाम है तो कुछ रिलेटेड टू नॉलेज होगा। तो इसका अर्थ बुआ जी होता है वाइज या बुद्धिमान, याद रखा जाएगा। वाइज, बुद्धिमान।
प्रूडेंस का अर्थ होता है बुद्धिमान, प्रूडेंट बस प्रूडेंस नाउन है, प्रूडेंट एडजेक्टिव है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, बुद्धिमान। अब देखा जाए, ही हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ प्रूडेंट, मतलब एक रेपुटेशन है कि वह बुद्धिमान व्यक्ति है। अब इसमें आप बुद्धिमान के लिए कौन सा आंसर लेंगे? तो सबसे पहले देखिए, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें आंसर लेने से पहले कौन सा आंसर नहीं होगा उसको हटाना ज़्यादा जरूरी है। तो पहले वेल्दी को काट दीजिए, बुद्धिमान का अमीर से कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, डिसऑनेस्ट काट दीजिए, इससे तो इसका कोई रिश्ता नहीं है। अब दो वर्ड पे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, स्किलफुल या केयरफुल, दोनों पॉजिटिव वर्ड है, दोनों अच्छा वर्ड लग रहा है, कन्फ्यूजन यही होता है। तो यहाँ पे सोचने का तरीका बदलिएगा। बुद्धिमान, आप सोचिए कि स्किलफुल और बुद्धिमान में क्या रिश्ता है। मानिए कि मैं बहुत ही स्किलफुल टीचर हूँ और कोई आके मुझे मूर्ख बना के चला जाता है, ठीक है, मेरे पास वो देखते हैं आपको मेल या मैसेज आता है कि आपका 2 करोड़ का लॉटरी लग गया है, और मैं उसमें पैसा भेज देता हूँ कि ठीक है 5,000 रुपये दूंगा तो 2 करोड़ रुपये मुझे आ जाएंगे, तो मैं मूर्ख बन गया। तो मैं टीचर स्किलफुल हूँ लेकिन मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। तो स्किलफुल होना एक अलग बात होती है और बुद्धिमान होना एक अलग बात होती है। लेकिन अगर मैं केयरफुल हूँ, किसी चीज़ में केयरफुल हूँ, मैं पहले बहुत ध्यान देता हूँ, चीज़ों को सोचता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद निर्णय लेता हूँ, तो मैं भले ही स्किलफुल नहीं हूँ लेकिन मैं बुद्धिमान जरूर हूँ, केयरफुल जरूर हूँ। तो इसके लिए इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो जी केयरफुल, यानी कि सी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये आंसर टिक किए होंगे। अगर ये टिक किए हैं तो आंसर बेहतर है, सही है। चलिए, गलती किए होंगे तो आगे से सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, द वायलेंस इरप्टेड। इरप्टेड का वो अर्थ होता है शुरू होना, ठीक है, भड़कना, बिकॉज ऑफ द जिलॉट। अच्छा, वायलेंस हुआ है, हिंसा हुई है, तो किसी पॉजिटिव व्यक्ति के कारण तो नहीं हुई होगी, ठीक है, हिंसा। तो देखते हैं, पहला वर्ड हमारे पास है इंथुजियास्टिक। अच्छा, इंथुजियास्टिक का अर्थ होता है उत्साही, ये तो बड़ा पॉजिटिव वर्ड है बुआ जी, तो ये आंसर होने वाला नहीं है, क्योंकि जब हिंसा हुई है तो निगेटिव होना चाहिए ना। अच्छा, ब्रेव तो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड, तो ये आंसर नहीं होगा। अब 2 वर्ड बच गए, टीमिड और फेनेटिक। टीमिड जो होता है वो बहुत ही डरपोक होता है, याद रखिएगा, टीमिड का अर्थ होता है डरपोक। ये ब्रेव का एंटो है बउआ जी, ये बहुत ही डरपोक होता है, जैसे खरगोश होता है, बहुत ही डरपोक जानवर होता है, उसको टिमिड हम लोग कहते हैं। तो टिमिड तो कभी भी हिंसा को नहीं भड़काएगा, ये तो खुद ही डरपोक है, ये क्या हिंसा को भड़काएगा। तो जब आप तीनों ऑप्शन काट देंगे तो आपके पास एक ही आंसर बच जाएगा, डी, वो हो जाएगा फेनेटिक। भले आपको इसका अर्थ पता नहीं था लेकिन आंसर हो जाएगा फेनेटिक। याद रखिएगा, एंथुजियास्टिक लगभग सब लोगों को पता होता है, उत्साही होता है। एंथुजियाज्म बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। ब्रेव पता होता है, टिमिड पता होता है, नहीं पता है तो मैंने बतला दिया। फेनेटिक, फेनेटिक का वो जी अर्थ क्या होता है? फेनेटिक का अर्थ होता है ओवर जिलस। सॉरी, 1 मिनट का बिल्कुल टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। थैंक यू। ओवर जिलस, ओवर जिलस, खास तौर से रिलीजियस मैटर में, खास तौर से धार्मिक मैटर्स में जो ओवर जिलस लोग होते हैं कि एकदम निकल गए बाहर, ठीक है, भगवान का नाम लेके, और कोई अगर कुछ बोल दिया तो आज ही गला काट देंगे उसका, ऐसे लोगों को फेनेटिक कहा जाता है। ओवर जिलस, ओवर जिलस, देखिए, जिलस रहिए, उत्साही रहिए, लेकिन अति उत्साही मत रहिए, ठीक है। आप कभी कभी देखते होंगे, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, किसी की शादी में जाइएगा तो दूल्हा जो रहेगा वो इंथुजियास्टिक रहेगा, और जो दूल्हे के 4 गो रहेंगे वो लोग फेनेटिक रहेंगे, ओवर, एकदम ओवर दिलस रहेंगे। इनका काम है शादी को बर्बाद कर देना, ठीक है। ये लोग दूल्हा को उठा के वो आपका क्या बोलते हैं, तार के पेड़ पे रख देंगे, जाइए माला पहनाइए। ऐसा कौन करता है जी? सीधे सामने खड़ा कर दीजिए ना, माला पहन लेगा बेचारा। फिर हर बात में ये लोग टांग अड़ाएंगे, ठीक है, मतलब दूल्हा को कुछ भी करना है तो ऐसा नहीं करेगा। तो इनको कहते हैं ओवर जिलस। वो लोग, उनका काम ही है काम को बर्बाद कर देना, शादी को नष्ट कर देना, त्रस्त कर देना। ऐसे लोगों को ओवर जिलस कहा जाता है। तो एक नेगेटिव वर्ड है। तो फेनेटिक वर्ड याद कर लीजिएगा, फेनेटिक। अगर कोई, अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका भी है। एक शाहरुख खान की मूवी आई थी फैन, तो उसमें जो उसका फैन होता है वो कुछ ज़्यादा ही उसका फैन होता है, वो बिल्कुल त्रस्त कर देता है शाहरुख खान को, बिल्कुल उसको टेंशन में ला देता है। हालांकि बहुत उबाऊ मूवी है, मत ही देखिएगा, फिर भी याद कर लीजिएगा। तो फैन से वर्ड फेनेटिक, कोई इतना ज़्यादा उत्साही हो कि उसके उत्साह से आपको प्रॉब्लम होने लगे, उसको फेनेटिक कहा जाता है। तो वर्ड याद कर लीजिएगा फेनेटिक। तो जिलॉट का साइन क्या हो जाएगा? फेनेटिक। क्लियर है? वर्ड याद हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। ये बउआ जी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये मैक्सिमम लोगों का आपका गलत भी हुआ होगा जैसा मुझे लग रहा है। देखा जाए क्यों गलत हुआ होगा।
एज आई लुक अराउंड आई सी द क्रम्बलिंग ruins ऑफ अ प्राउड सिविलाइजेशन। ठीक है, क्रम्बलिंग का अर्थ होता है आपका नष्ट हुआ। ठीक है, सिविलाइजेशन स्ट्रुइन STREWN भड़व का तीसरा रूप है। भड़व का पहला रूप इसका होता है स्ट्रू STREW। स्ट्रू का अर्थ होता है बिखरा हुआ। लाइक अ वास्ट हीप ऑफ फ्यूटिलिटी। देखिए ये बोल रहा है जब मैं चारों तरफ देखता हूँ तो जो प्राउड सिविलाइजेशन को बर्बाद हुए बिखरे हुए देखता हूँ एक व्यर्थ के ढेर के रूप में। वो व्यर्थ के ढेर के रूप में एक सिविलाइजेशन अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनका कोई नीड नहीं है। एक फ्रेज ही होता है बउआ जी, हीप ऑफ पॉइंटलेसनेस, याद रख लीजिएगा, ये शुद्ध फ्रेज है, हीप ऑफ पॉइंटलेसनेस। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं ना बउआ जी, अगर आपको याद रहेगा तभी एग्जाम में बनेगा, नहीं याद रहेगा तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसको सेंस बेस्ड पे या फिर वर्ड बेस्ड पे नहीं बना सकते हैं, परेशान हो जाइएगा। तो हीप ऑफ पॉइंटलेसनेस इसका अर्थ होता है व्यर्थ का ढेर, इसका अर्थ होता है व्यर्थ का ढेर। इसको याद कर लीजिए। ऐसे 10-20 क्वेश्चंस को याद कर लिया कीजिएगा, इसको स्टार लगा के लिख लीजिएगा। अगर इसमें से जैसे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन में अगर आपको दोबारा कभी मिल जाता है तो वो 1 नंबर तो आपका श्योर हो गया, और जिसने नहीं पढ़ा है उसका 1 नंबर वहाँ पे चला गया। ये वही क्वेश्चन है जो सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आपसे बनेंगे। कितना भी लाख पढ़ाई कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन पढ़ाई से बनने वाला मुश्किल है, याद करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंटलेसनेस, आंसर शुड बी सी। याद कर लीजिए। उम्मीद करते हैं इसमें 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन है ना बुआ जी, इसमें आपको 4 या 5 नंबर तो वहाँ ही गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बुआ जी। मार्क एंटोनीज यूलोजी। यूलोजी बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, अगर किसी को याद होगा तो, नहीं याद होगा तो देखा जाए। ऑफ सीजर इज फाइनली रिकॉर्डेड बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले। अगर किसी को यूलोजी का अर्थ पता है तो वो इस सवाल को यहीं बना देंगे, नहीं पता है तो क्या किया जाएगा बुआ जी, ध्यान से देखा जाएगा। आप देखिए कि सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो मार्क एंटोनीज यूलोजी ऑफ सीजर, अच्छा सीजर का आपने नाम सुना होगा, जूलियस सीजर, इज फाइनली रिकॉर्डेड बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले। अच्छा शेक्सपियर ने अपने प्ले में उसको लिखा है, सीजर का नाम आ रहा है, जूलियस सीजर बड़ा ही फेमस कैरेक्टर था। ठीक है आपका सीजर का, तो पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। तो अगर आप बस ये सोचेंगे कि इसका अर्थ पॉजिटिव यहाँ पे होना चाहिए तो प्रेयर हो सकता है, ऑनर हो सकता है, प्रेज हो सकता है, डिनंसिएशन नहीं होगा। डिनंसिएशन का अर्थ बुआ जी कह सकते हैं निंदा, एकदम याद रखा जाएगा। निंदा होता है एक तरह से, ठीक है, पब्लिकली भांडाफोड़ कर देना, ठीक, किसी चीज़ का उसको डिनंसिएशन कहा जाता है। तो अब ये तो आंसर नहीं होगा, देख के भी डी लगा हुआ था तो आप लोग इसको काट देते हैं। आंसर या तो प्रेयर होगा या ऑनर होगा या प्रेज होगा। ध्यान से देखा जाए, तब ध्यान से देखा जाए, शेक्सपियर ने अपने प्ले में लिखा है, तो शेक्सपियर अपने प्ले में किसी की किस चीज़ को लिखेंगे, प्रशंसा को लिखेंगे, उसके प्रेयर को तो नहीं लिखेंगे, प्रार्थना को तो नहीं लिखेंगे। ऑनर एक ऐसा चीज़ है कि ऑनर दिया जाता है या लिया जाता है, ऑनर लिखा नहीं जा सकता है, ऑनर को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं किसी की प्रशंसा को, एडमिरेशन को, प्रेज को लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर सेंस बेस्ड आप आंसर लेते हैं तो जो आपका बेस्ट आंसर होगा वहाँ पे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, प्रेज, आंसर शुड बी सी। वैसे भी यूलोजी का अर्थ भी होता है प्रशंसा। यूलोजी का 2 जगह इस्तेमाल करते हैं, किसी के बारे में प्रशंसा करना, बढ़ा चढ़ा के करना, या फिर जब कोई जो आपका मॉर्निंग असेंबली होता है जब कोई गुजर जाता है तो देखते होंगे ये मूवीज़ वगैरह में, ठीक है, क्रिश्चियन कल्चर में होता है कि लोग उनके लिए एक आपका प्रोग्राम रखते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं और उनके बारे में कुछ अच्छाई बोलते हैं कि बहुत अच्छे आदमी थे, गुजर गए, बहुत दुख हुआ, उसको भी यूलोजी कहा जाता है। तो यूलोजी प्रशंसनीय होता है लेकिन हर जगह इस्तेमाल करने वाला शब्द नहीं है, ठीक है। इसके और ज़्यादा यूजेस को हम लोग वोकैब वाले सेक्शन में देखेंगे। अभी याद कर लीजिएगा क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, सेंस से भी बना सकते थे। तो ये भी आंसर आपका सही होना चाहिए था। चलिए, इन द मुस्लिम वुमेन ट्रिपल तलाक इशू द कोर्ट्स इंटरवेंशन वाज रिक्वायर्ड, मतलब कोर्ट का उसमें दखलंदाजी जरूरी था। अब यहाँ पे बउआ जी कनेक्शन तो नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रेज भी नहीं होगा, सॉरी माय फॉल्ट, हाँ चलिए यहाँ पे देखा जाए, कनेक्शन नहीं होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कन्फ्यूज़न 2 ही जगह है कि इस इंटरवेंशन के लिए साइनों क्या लगाया जाए, इंटरफेरेंस लगाया जाए, इंटरप्शन लगाया जाए। तो देखिए इंटरफेरेंस होता है जब आप लीगली इंटरफेयर करते हो, कुछ लॉजिक से, किसी पॉइंट से, कुछ जानते हुए इंटरफेयर करते हो, और इंटरप्शन होता है बस उसको बाधित कर देना, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है।
जो इंटरफेरेंस वर्ड है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि झगड़ा बहुत बढ़ गया था तो मुझे इंटरफेयर करना पड़ा, तो आपने इंटरफेयर किया झगड़ा को रोकने के लिए, वहां पे ये पॉजिटिव है। लेकिन जो इंटरप्शन वर्ड है ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इंटरप्शन यानी होता है बस बाधित कर देना, ये हमेशा नेगेटिव है। तो जो कि कोर्ट की बात है और कोर्ट को उसमें आना जरूरी था, सेंस पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, ना कि इंटरप्शन होगा, याद कर लीजिएगा। तो आंसर शुड बी ए। इंटरप्शन होता है बाधा, ये हमेशा नेगेटिव होता है। इंटरफेरेंस होता है दखलंदाजी करना, बीच बचाव करना, रोकथाम करना, सब होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो आंसर शुड बी ए। इज इट क्लियर? तो ये सेक्शन तो आप लोग का हो गया होगा। चलिए अगले सेक्शन पे आते हैं। ये सेक्शन समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड फिल द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, सुटेबल कनेक्टिंग वर्ड्स से आपको भरना है, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखा जाएगा। द इंस्टीट्यूशन हैज कम अंडर द स्पॉटलाइट। अच्छा रुकिए, इसको बनाने का तरीका पहले सीखिए। पहले यहाँ पे देखिए बउआ जी, क्या यहाँ के सभी वर्ड्स की जानकारी आपको है? सिमिलरली क्या करता है, सेम टाइप के सेंटेंसेस को जोड़ता है। बिकॉज क्या करता है, रीजन और रिजल्ट को जोड़ता है। ऑल्दो क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है पॉजिटिव और निगेटिव को। फॉर क्या करता है, रीजन देता है। फॉर जब कंजंक्शन होता है तो ये रीजन देता है, इसका अर्थ होता है चूंकि। और नन ऑफ व्हिच, मतलब सारे वर्ड यहाँ पे आपको क्लियर है, याद रखा जाएगा। सिमिलरली क्या करेगा, समान टाइप के वाक्यों को जोड़ेगा। बिकॉज क्या करेगा, रीजन और रिजल्ट को देता है। ऑल्दो क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, माइल्ड कॉन्ट्रास्ट, पॉजिटिव और निगेटिव को जोड़ेगा। फॉर क्या करेगा, रीजन देगा। अब देखा जाए यहाँ पे, The institution has come under the spotlight after reports emerged of the death of several children over a short period. देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं जो आपको बताना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाली स्थान, एपिडेमिक्स एंड हाई मोर्टेलिटी लेवल आर क्रोनिक फीचर्स हियर। आपको कोई ना कोई रिलेशन चाहिए, आपको रिलेशन चाहिए कि समानता की बात हो रही है, कि रीजन रिजल्ट है या क्या है। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ड यहाँ पे मिल रहा है शॉर्ट पीरियड, और यहाँ पे वर्ड मिल रहा है क्रोनिक फीचर। ध्यान से देखा जाए, क्रोनिक का अर्थ होता है जो लंबे समय से चला रहा है, याद रखा जाएगा। क्रोना का अर्थ होता है टाइम, क्रोनिक का अर्थ होता है जो लंबे समय से चल रहा है। तो यहाँ शॉर्ट पीरियड की बात है और यहाँ पे लंबे पीरियड की बात है। ध्यान से देखा जाएगा, ये कहानी बोल रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन है वह स्पॉटलाइट में आया है जब काफी ज्यादा डेथ हो गए हैं, मृत्यु हो गए हैं बच्चों के छोटे समय में, आपका शॉर्ट पीरियड में। डैश, यहाँ पे हाई मोर्टेलिटी रेट एक क्रोनिक फीचर है, बहुत पुराने समय से चल रहा है। हम लोग क्या बोलेंगे, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ पे तो ये चीज पहले से चलता आ रहा है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो शॉर्ट पीरियड और क्रोनिक होता है लंबे अवधि से चलता आ रहा है। ये दोनों बिल्कुल उल्टे वर्ड्स हैं, उल्टा सेंटेंस, उल्टा, एक छोटे को दिखा रहा है, एक बड़े को दिखा रहा है। इसी को कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जी ऑल्दो हो जाएगा। आंसर शुड बी ऑल्दो। समझिएगा, कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे तो और समझ में आएगा। कॉन्ट्रास्ट अगर मिल गया तो आंसर कॉन्ट्ररी वर्ड को ले लेंगे। इसको स्टार लगा लीजिएगा, 2-3 और मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो आगे और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए पहले यहां देखा जाए, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, वेरी गुड। पहले यहाँ पे देखा जाए, इवन दो, जो काम ऑल्दो करेगा वही काम इवन दो करेगा, ये कॉन्ट्रास्ट करता है बउआ जी। बिसाइड्स, ये एडिशन करता है, के अलावा, के साथ। फॉर रीजन रिजल्ट देता है, सिंस भी वही काम करता है, रीजन या रिजल्ट देता है। ठीक है, अब चलिए, कमिटमेंट इज वाइटल फॉर स्केलिंग अप रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर टू अचीव अ शार्प रिडक्शन इन इंडियाज डिप्लोरेबल इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी लेवल्स। डिप्लोरेबल का बहुत अर्थ होता है अनफॉर्चुनेट, लिख लीजिएगा। डिप्लोरेबल जो वर्ड है इसका अर्थ होता है अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, NATE, डिप्लोरेबल। क्लियर है? अब देखिए, ध्यान से देखा जाएगा, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं कि एक कमिटमेंट जरूरी है स्केलिंग अप यानी कि बेहतर करने के लिए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। जो रिप्रोडक्टिव रेट है और जो चाइल्ड हेल्थ केयर है उसको बेहतर करने के लिए कमिटमेंट चाहिए टू अचीव अ शार्प रिडक्शन इन इंडियाज डिप्लोरेबल इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी लेवल्स। और हम लोग अगर चाहते हैं कि जो शिशु मृत्यु दर है और जो
आपको क्या बोलता है, मैटरनल यानी कि माता की मृत्यु दर है उसमें बहुत तेजी से गिरावट हो, शायद प्रोडक्शन हो, तो एक हम लोग को कमिटमेंट चाहिए, खाली स्थान। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ इन्फेक्शस डिजीज अक्रॉस द स्टेट। ध्यान से देखिएगा बुआ जी, जो बात यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग को ये काम करना है, बीच में खाली स्थान है, फिर वही बात बोल रहा है, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज अक्रॉस स्टेट, मतलब ये कमिटमेंट की बात कर रहा है। कमिटमेंट होना चाहिए कि जो चाइल्ड का हेल्थ है वो बढ़े, कमिटमेंट होना चाहिए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गिरे, कमिटमेंट होना चाहिए कि मैटरनल जब का मोर्टेलिटी रेट है वो गिरे, और कमिटमेंट ही होना चाहिए कि प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज अक्रॉस स्टेट्स, कि इन्फेक्शियस डिजीज स्टेट में फैले नहीं, ये सारा कमिटमेंट का बात। मतलब ये दो, जो यहाँ पे दो कमिटमेंट किया, खाली स्थान, उसके बाद ये तीसरा कमिटमेंट किया, इसको कहते हैं एडिशन, सेम चीज़ों को जोड़ देना। तो ये काम कौन करता है बोलिए, हमारा बिसाइड्स करता है, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिसाइड्स। समझ में आ रहा है, समझ में आया होगा, ध्यान से फिर से इसको पढ़िएगा, समझ में आएगा। कमिटमेंट कर रहा है, पहला कमिटमेंट क्या किया है, स्केलिंग अप, मतलब बेहतर करना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को बेहतर करेगा, टू अचीव अ शार्प रिडक्शन इन इंडियाज डिप्लोरेबल इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी लेवल्स। इससे क्या होगा, जो मोर्टेलिटी लेवल है, जो कि आपका मृत्यु दर है शिशु और माता का, वो कम हो जाएगा। खाली स्थान, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज अक्रॉस स्टेट। अब जो स्टेट्स में इन्फेक्शियस डिजीज फैल रहे हैं उनको भी इसको रोकना है, ये भी तो इसका कमिटमेंट ही है ना। जब कमिटमेंट ही बढ़ गया, एक ही चीज आगे बढ़ गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन, और यहाँ पे एडिटिव कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिसाइड्स। समझ में आ गया होगा, ना ये रीजन है, ना ये रिजल्ट है, ना ये कॉन्ट्रास्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, बिसाइड्स। समझ में आया होगा। चलिए, नहीं आएगा तो ये पूछिएगा, इस पर हम लोग 2-3 सेट में लगातार क्वेश्चंस कुछ बनाएंगे तो कुछ फायदा होगा। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए, इन स्पाइट क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद। चलिए, बिसाइड्स एडिशन करता है, यहाँ पे दाउ क्या करेगा, कॉन्ट्रास्ट करता है, एज क्या करता है, रीजन और रिजल्ट को देता है। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। इट इज इम्परेटिव फॉर द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इमिटेशंस ऑफ अ मार्केट लेड मैकेनिज्म। ध्यान से देखा जाएगा, यह सरकार के लिए जरूरी है, टू रिकॉग्नाइज द इमिटेशंस ऑफ अ मार्केट लेड मैकेनिज्म, कि वो मार्केट के बारे में कुछ जानकारी रखें, सरकार के लिए जरूरी है। डैश द नीति आयोग हैज पॉइंटेड आउट, अच्छा हैज पॉइंटेड मतलब ये काम पहले हो गया होगा। हैव हैज हैड कब लगाते हैं, जब कोई काम पहले हो गया होता है, तो आपको याद होगा, जैसे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो हैव हैज हैड कभी भी लगता है तो वो थोड़ा सा पहले के काम को दिखलाता है, हैव हैज भी यही काम करता है। तो पहले नीति आयोग ने ये काम किया होगा, हैज पॉइंटेड आउट इन इट्स एक्शन एजेंडा फॉर 2020 इन प्रोवाइडिंग फॉर अ प्योर पब्लिक गुड सच एज हेल्थ। नीति आयोग ने मालूम किया है, और नीति आयोग ने मालूम किया है, पहले मालूम कर लिया है, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट को मार्केट लेड मैकेनिज्म को पहचानना होगा। ध्यान से देखा जाएगा, फिर समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले ये वाला काम हुआ है बउआ जी, पहले ये वाला काम, ये कैसे मालूम चला, हैज से, ठीक है, हैज से। जैसे आई हैव टेकन लंच बिफोर यू, तो यहाँ पे हैव क्या करेगा, पहले लंच को कर लिया है। हैव हैज हैड, प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है, प्रेजेंट से पहले कार्य को कौन करता है, प्रेजेंट परफेक्ट करता है। प्रेजेंट से पहले कार्य को कौन करता है, प्रेजेंट परफेक्ट करता है। टेंस के वीडियोज को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आएगा। टेंस का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देखिएगा। द से लेके यहाँ तक ये काम पहले हुआ है, और इस काम के कारण अब ये गवर्नमेंट को काम करना पड़ रहा है। तो ध्यान से देखा जाएगा, जब ये काम हुआ है उसकी वजह से ये काम हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीजन और रिजल्ट। तो रीजन और रिजल्ट के लिए यहाँ पे एक ही वर्ड कौन सा है, एज। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, एज हो जाएगा। समझ में आपका आया होगा, जैसे आपको समझ में आया होगा, ठीक है, यू शुड हेल्प हिम एज ही हैज ऑलरेडी हेल्प्ड यू। ध्यान से देखा जाएगा, इस सेंटेंस को देखिए, समझ में आ जाएगा।
आपको उसकी मदद करनी चाहिए, चूंकि वह आपकी मदद पहले ही कर चुका है। तो ये चूंकि वो मदद पहले किया था, उसके कारण के फलस्वरूप आपको भी मदद अब करना होगा। तो चूंकि द नीति आयोग हैज़ पॉइंटेड आउट, नीति आयोग ने मालूम कर लिया है इन इट्स एक्शन एजेंडा, अपने एक्शन एजेंडा में फॉर 2020 इन प्रोवाइडिंग फॉर अ प्योर पब्लिक गुड्स सच एज हेल्थ, उसने ये मालूम कर लिया है। इसीलिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट को मार्केट मैकेनिज्म को समझना होगा, ध्यान देना होगा। तो इसलिए के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा हमारे पास? एज। एज लगाएंगे, आंसर शुड बी एज, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? फिर से ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझ में आएगा। कनेक्टर्स अगर समझ में आने लगे तो बहुत बड़ा सेक्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अपोजिशन पार्टीज हैव क्वेश्चनड द मूव डैश कम्स डे आफ्टर गवर्नमेंट। ध्यान से देखा जाएगा, वही तो सवाल ऐसे ही बन गया। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हल्का सा ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। मैं एक सेंटेंस अगर ऐसा लिखता हूँ, आई हैव अ पेन डैश इज रेड, ध्यान से देखा जाएगा। जब मुझे वर्ब के पहले एक ऐसा कनेक्टर चाहिए जो इस वर्ब का सब्जेक्ट भी हो, ध्यान से देखा जाएगा, वर्ब के पहले एक ऐसा कनेक्टर चाहिए जो इस वर्ब का सब्जेक्ट भी हो, तो वहाँ पे हम लोग को रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता होती है, WH वर्ड की आवश्यकता होती है। सजीव के लिए हु, निर्जीव के लिए विच। ध्यान से देखा जाएगा। आई हैव अ पेन एक वाक्य हो गया, और डैश इज रेड ये दूसरा वाक्य है। मुझे यहाँ पे एक ऐसा शब्द चाहिए जो इस इज का वर्ब भी, इस इज का सब्जेक्ट भी हो, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी हो, और इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का भी काम करे। तो मुझे इस वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए एक ऐसा शब्द चाहिए यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट भी हो और साथ में कनेक्टर भी हो। तो ऐसा कभी भी अगर आवश्यकता हो जाएगा तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन का सहायता लेना होगा। सजीव के लिए हु, निर्जीव के लिए विच का सहायता लेना होगा। बस अब यहाँ पे देख लिया जाए, द मूव ये निर्जीव चीज़ है। कम्स, कम्स जो है ये वर्ब है, वर्ब का हमको यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए और इस दोनों को जोड़ना भी है, क्योंकि ये बउआ सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पे वर्ब है, तो जब दो वर्ब तो दो क्लॉज, तो इस वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ना है, मतलब दो क्लॉज को जोड़ना है, सब्जेक्ट चाहिए। ऑप्शन में सीधा विच देख के लगा देंगे। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। कभी भी अगर एक ऐसा कनेक्टर जोड़ना है जिसमें आपको वर्ब की भी आवश्यकता है और सब्जेक्ट की भी आवश्यकता है और साथ में कनेक्टर की भी आवश्यकता है, तो WH वर्ड होगा। सजीव के लिए हु, निर्जीव के लिए विच। समझ में आ गया होगा। चलिए, देयर इज नो डाउट दैट फिडलिंग टू ऑफन, ठीक है, फिडलिंग काला बाजार को भी कह सकते हैं, धांधली को भी कह सकते हैं। टू ऑफन with wheat import duties from 10% to 25%, then back to 10% and finally to 0, all within 500 days, sends mixed signal to the farmers and traders. Dash the latter group will be pleased। देखिए, कनेक्टर बनाने के लिए पूरा लाइन पढ़ना जरूरी नहीं है, अपने काम की चीज़ों को ढूंढा जाए। यहाँ पे है प्लीज्ड, ध्यान से देखा जाएगा बउआ जी, यहाँ पे है प्लीज्ड मतलब खुश होना, पीछे भी खुश होगा तो सिमिलरली लगा देंगे। ऑविंग तो होगा नहीं, ऑविंग के बाद हमेशा टू लगता है। इन एडिशन टू समान चीज़ों को जोड़ता है। मोर इम्पोर्टेंटली फोकस देता है। प्लीज, और यहाँ पे देता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्स सिग्नल्स टू फार्मर्स। ये सिग्नल्स का पढ़िएगा तो मालूम चलेगा, यहाँ पे मिक्स्ड फीलिंग दिखा रहा है क्योंकि पहले बढ़ा है फिर घटा है। आप गौर से देखिए, खुश होना, इसका उल्टा जो कंट्रास्ट होता है वो दुखी होना भी होता है, और इसका ही कंट्रास्ट होता है मिक्स्ड फीलिंग होना, दुखी भी है खुश भी है। माइल्ड कंट्रास्ट और शार्प कंट्रास्ट की बात है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी माइल्ड कंट्रास्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दाउ द लैटर ग्रुप विल बी प्लीज्ड विद द ड्यूटी फ्री रेजिम। जो लैटर ग्रुप है वो इससे खुश रहेगा। तो मिक्स्ड फीलिंग का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लीज्ड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दाउ। आंसर शुड बी दाउ। ऑविंग नहीं लगा टू के कारण। मोर इम्पोर्टेंटली एम्फेसिस करता है, तो जो चीज़ यहाँ रहेगा अगर उसी चीज़ को फिर बढ़ा चढ़ा के यहाँ लिखना होगा तो वहाँ मोर इम्पोर्टेंटली का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय मोर इम्पोर्टेंटली, ठीक है, ही इज इन अ गवर्नमेंट जॉब, तो उसी चीज़ को फोकस करना होगा, ठीक है। तो मोर इम्पोर्टेंटली का इस्तेमाल करते हैं। ऑविंग टू के कारण नहीं होगा, और इन एडिशन टू सेम चीज़ को जोड़ता है। तो यहाँ पे अगर मिक्स्ड फीलिंग और यहाँ पे मिक्स्ड फीलिंग होता
नॉर्मली जोड़ते हैं तो इन एडिशन टू लगाते हैं, तो कोई आंसर तो दिख नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा दाऊ। समझ में आ रहा होगा, हल्का सा ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट्स बोल रहा है उसको नोट कर लीजिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। कनेक्टर के बेसिक्स को समझ लेंगे तो आगे सवाल बड़े बड़े क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा बुआ जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज नाउ क्लियर टू ट्रेडर्स दैट होर्डिंग रिजर्व्स, होर्डिंग भी कालाबाजारी को कहते हैं, एंड प्रॉफिटरिंग, प्रॉफिटरिंग भी वही होता है, फ्रॉम द सिस्टमैटिक स्ट्रेस वॉन्ट पे फॉर लॉन्ग डैश इट विल टेक अ कपल ऑफ मंथ्स और सो फॉर द फर्स्ट सच शिपमेंट टू अराइव फ्रॉम ओवरसीज। बउआ जी यहाँ पे आंसर क्या होगा देखा जाए, पहले ध्यान से देखिए, सेक्शंस को समझ लीजिए कि आपको पूरी तरह आंसर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर अभी तक की पढ़ाई को समझ में आया तो क्या देखेंगे, यहाँ पे बउआ जी लिख रहा है वोंट पे फॉर लॉन्ग, निगेटिव लाया है, इट विल टेक अ कपल ऑफ मंथ्स और सो फॉर द फर्स्ट शिपमेंट टू अराइव फ्रॉम ओवरसीज। तो हल्का भी ध्यान देखेंगे तो उधर निगेटिव उधर पॉजिटिव साफ साफ दिख रहा है, आंसर क्या लगा देंगे इवन दो, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कुल मिला के सारे पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे तो मैं कनेक्टर में पूरे वाक्य को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उसके जिस्ट को निकाल रहा हूं कि जिसको जोड़ना है उसको कैसे जोड़ना है। थोड़ा सा सारे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा, दोबारा समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चंस को मैं बेसिक लेवल से बड़े लेवल से दूंगा, इस पर थोड़ा सा पढ़ाई करना है। देखिए जो चीज़ एक बार में समझ में नहीं आए उस पर थोड़ा सा और वर्कआउट करना है। हो सकता है कि पहले आपने इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया हो तो समझ में कम आ रहा होगा, फिर भी पढ़ना तो है, समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, कितने इसमें सही हुए कितने इसमें गलत हुए जरूर बताइएगा। चलिए पैसेज, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। भाई साहब लंबा चौड़ा तगड़ा सा हेल्दी मुल्दी पैसेज, ध्यान से पैसेज को देख लीजिए, एकदम आराम से देखिए, कोई गड़बड़ी नहीं है, मैं यहीं पे हूँ। इसको बनाने में आपको कितना समय लगा होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये बहुत ईजिली बनेगा। मैं आपको तरीका बतलाता हूँ, सिखाता हूँ, कुछ फ़ायदा करेगा। हालांकि पैसेज कोई छोटा टॉपिक नहीं है, अलग अलग टाइप के पैसेज पे अलग अलग पैटर्न लगाया जाता है। फिर भी एक टाइप का पैसेज तो आज सीख लीजिए, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे सीखते जाएंगे। अगर अच्छा लगे ये तरीका तो शेयर करना होगा दोस्तों के साथ, ठीक है, और अच्छा नहीं लगे तो नहीं, कैसे लगेगा, अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा। पैसेज गया तेल लेने, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चंस को देखना होगा, ध्यान से देखा जाएगा। क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉक्सी फॉर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। बाबा जी ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा है जीडीपी, यहाँ लिखा है जीएपी, यहाँ लिखा है आरबीआई, यहाँ लिखा है जीएफएससी। सवाल यही बन गया। अब मुझे पूरे पैसेज में ये एब्रीविएशंस ढूंढने हैं, ध्यान से देखा जाएगा, एब्रीविएशंस ढूंढने हैं, सवाल यही बन जाएगा। और प्रॉक्सी वर्ड ढूंढना है, बस आपको ध्यान देना है, प्रॉक्सी ये वर्ड मिलना चाहिए। चलिए ध्यान से देखते हैं जहां पे हम लोग का, ठीक है, ध्यान से देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है बहुआ GFCF, इसके पीछे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, स्लम्ड टू एन 18 क्वार्टर लो विद एक्सपेंशन एक्सेलरेटिंग शार्पली इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर एंड 7.3% a year earlier, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF अप्रॉक्सी। मैंने बेकार भी आगे पढ़ा था, मुझे तुरंत पीछे देखना चाहिए था। अप्रॉक्सी फॉर इन्वेस्टमेंट, देखिए साफ साफ एक ही जगह डायरेक्ट जहां पे है, अगर यहां नहीं मिलता तो मैं यहां पढ़ता जहां पे GVA लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे GVA लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे पढ़ता, अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो जो है, नहीं तो जहाँ RBI को ढूंढता, जो एब्रीविएशन है बिल्कुल वहीं पे पढ़ूंगा और सवाल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए GFCF के बाद क्या लिखा हुआ है, प्रॉक्सी। तो तुरंत सीधा आपका सवाल तुरंत बन गया, बिना कुछ सोचे हुए डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे और लगा देंगे GFCF, आंसर शुड बी डी। बन गया एक बार में। आप लोगों ने भी ये फील किया होगा, लेकिन बहुत लोग पहले ही पैसेज पढ़ने लगते हैं, मैं पैसेज पढ़ता नहीं। अच्छा, इतने में जो हमने एक लाइन पढ़ा उसमें तो कहीं ना कहीं मालूम चल गया कि कुछ परसेंटेज गिरने की बात हो रही है, ध्यान से देखा जाएगा। ये जब आप चीज़ों को सवाल बनाएंगे तो नॉलेज भी लेते रहिए। हमने जो लाइन पढ़ा वहाँ पे हमने साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा है डी एक्सेलरेटिंग शार्पली टू 3.1% फ्रॉम 7.2% एंड प्रीसीडिंग क्वार्टर एंड 7.3% ईयर अर्लियर। तो साफ साफ लग रहा है कि कोई चीज़ गिरने की बात हो रही है। ठीक है, डी एक्सेलरेटिंग का बात है तो गिरने की बात हो रही है, ये चीज़ माइंड में रखा जाएगा। पैसेज में जब सवाल बनाए ना तो जो भी नॉलेज मिले पॉजिटिव या निगेटिव तो ध्यान में रख लीजिए। चलिए
अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट अफेक्ट्स द खरीफ सोइंग इन द फार्म सेक्टर। अब देखिए, सवाल को बनाने के लिए बउआ जी हम लोग को ढूंढना पड़ेगा फार्म सेक्टर और हम लोग को ढूंढना पड़ेगा खरीफ। लो इनकम, इंक्रीज एक्सपेंडिचर, फ्लैटरिंग इकोनॉमी, मर्क्यूरियल मानसून। ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ध्यान से देखा जाए कैसे इसको बनाना है। अब देखिए, ये लंबा चौड़ा तगड़ा सा पैसेज आपके सामने, पैसेज आपको दिख रहा है। जितने भी डाटा है वहां पे पकड़िए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां देखते हैं तो वो जी लिखा हुआ है आरबीआई, ठीक है, तो आरबीआई की बात हो रही है। यहाँ पे वो आरबीआई के नीचे लिखा है फिस्कल फर्स्ट क्वार्टर। फिस्कल मतलब होता है फिनेंशियल, यहाँ कुछ फिनेंशियल चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग को जीवीए का बात हो रहा है, कहीं पे भी फार्म सेक्टर का खेती का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप डाटा देखते चलिए। 63.8% ऑफ रिस्पोंडेंट्स एक्सपेक्टिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग टू स्टे एट द सेम लेवल और श्रिंक 1 ईयर अहेड। पूरी तरह इकोनॉमी की बात हो रही है। आपको सेक्टर ढूंढना है, फार्म सेक्टर, कहाँ से खेती की बात हो रही है। यहाँ पे तो सिर्फ इकोनॉमी की बात हो रही है। थोड़ा सा ध्यान से आएंगे यहाँ पे तो फीड इनटू इकोनॉमी, यहाँ भी इकोनॉमी की बात हो रही है। फार्म सेक्टर, बुआ जी ध्यान से यहाँ देखिए क्या मिला, फार्म सेक्टर। अच्छा, ये कैसे मिल रहा है? मैं जंप कर रहा हूँ सेंटेंस, उसको कहते हैं रीडिंग स्किल। जब हम लोग द हिंदू वगैरह पढ़ेंगे तो यही चीज़ सीखना होता है, रीडिंग स्किल। जंप कीजिए कि आखिर में मुझे फार्म सेक्टर चाहिए था, मुझे सेक्टर वर्ड मिलना चाहिए था कि कैसे कैसे होगा। आपको पता नहीं चला, इतना चीज़ पढ़ने के दौरान मुझे एक और वर्ड मिला था, ऑटो सेक्टर। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ था। अगर ऑटो सेक्टर से क्वेश्चन होता तो मैं वहाँ पे रुकता, फार्म सेक्टर से क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे आया, इकोनॉमी से क्वेश्चन होगा तो मैं ऊपर से ही देखूँगा, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई का चर्चा है, यहाँ पे जीवीए का चर्चा है, यहाँ पे जीएफसीएफ का चर्चा है, यहाँ पे दिखला रहा है कि क्या क्या फॉल हुआ है, क्या क्या गिरा है, फिस्कल की चर्चा है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का ध्यान से देखा जाएगा, ये जो हिस्सा है ये पूरी तरह फिनेंशियल चीज़ों को दिखला रहा है। उसके बाद ये इसके प्रभाव को दिखला रहा है। तो यहाँ ऑटो सेक्टर हो गया, यहाँ फार्म सेक्टर हो गया। तो पैसेज फिक्स है बुआ जी। पैसेज कैसे बना है? सबसे पहले प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम का प्रभाव है और लास्ट में सॉल्यूशन होगा। पैसेज एकदम फिक्स है। कोई भी अगर ऐसा पैसेज है जिसकी शुरुआत प्रॉब्लम से हो जाए, ये हो गया वो हो गया, इस पैसेज का डाटा पूरी तरह फिक्स होता है। इनिशियली जो पैसेज में होता है वो सबसे पहले प्रॉब्लम्स होते हैं, ध्यान से देखा जाएगा। सबसे पहले पैसेज में बउआ जी यहाँ पे शुरुआत में रहेगा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद उसमें बीच में रहेगा इफेक्ट और लास्ट में रहेगा बउआ जी सॉल्यूशन। इस तीन ही पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पैसेज के टाइप को कैच कर लिया है तो सवाल आपसे 110% बनेगा, उसमें कोई दाग नहीं है। तो मैंने इस पैसेज के टाइप को पकड़ लिया था। धीरे धीरे मैं जैसे जैसे आप लोग को पैसेज बनवाते जाऊंगा, मैं पैसेज के टाइप को आपको समझाते जाऊंगा। जब हम लोग द हिंदू या फिर कोई भी एडिटोरियल या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यही चीज़ सीखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसका हिंदी सीखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि हिंदी सीख ले, हिंदी सीखिए, वर्ड्स सीखिए, वो अच्छी बात है, वो तो जरूरी है ही। देखिए कि आखिर में लिखा कैसे गया है। एडिटोरियल क्या होता है बताइए मुझे? एडिटोरियल एक व्यू होता है, किसी न्यूज़ पे कोई व्यू होता है, वो कि न्यूज़ नहीं होता है, न्यूज़ पे व्यू होता है। तो व्यू यही ना है जी कि पहले प्रॉब्लम बताएगा, उसका इफेक्ट दिखाएगा, फिर बाद में उसका सोल्यूशन दिखलाएगा। तो व्यू कैसे दिया गया है, व्यू का पैटर्न क्या है, किस तरीका से लिखा गया है, अगर ये चीज़ हम लोग सीख लेंगे ना तो क्वेश्चन तक पहुंचने में समय कम लगेगा और यही चीज़ होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इजीली मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका क्या था, प्रॉब्लम्स था। प्रॉब्लम्स के बाद मैं प्रॉब्लम और मैं डाटा के आसपास ढूंढ रहा था। अब गौर कीजिएगा, मैं जीवीए के आसपास वर्ड्स को ढूंढ रहा था, फिर मैं 63.8% के आसपास गया, फिर मैं उसके बाद नीचे आया, मुझे कोई डाटा नहीं दिख रहा था तो मैंने यहाँ देखा कि जून 2018 लिखा हुआ था। वहाँ से मैं नीचे आया तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स की बात हो रही थी, एफडीआई की बात हो रही थी, और आगे गया तो मुझे देखा ऑटो सेक्टर। जब मुझे ऑटो सेक्टर दिख गया था तभी मुझे फील हो गया था कि अब सेक्टर्स की बात होने लगी। अब या तो फार्म सेक्टर ऊपर होगा, मुझसे मिस हो गया होगा, या फार्म सेक्टर नीचे होगा। तो फिर वापस तुरंत ऊपर नहीं जाएंगे, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पहले नीचे तक पूरा पढ़ लेंगे ना, फिर हो सके तो ऊपर जाना पड़े। फिर मैं यहाँ से मेरा स्पीड कम हो गया था, फिर मैं यहाँ आया, इकोनॉमी आया, टाइम, लग्जरी, इकोनॉमी, ईल्ड, अफोर्ड। मैं सिर्फ वर्ड्स को पढ़ रहा था, मैं अर्थ नहीं पढ़ रहा था, मैं बस स्कैन कर रहा था। स्पेशली गिवन ग्लोबल हेडविंड्स विथ फार्म सेक्टर,
बस बन गया। जैसे फार्म सेक्टर आया, स्टक इन अ लो इनकम ट्रैप एंड दिस ईयर मर्क्यूरियल मॉनसून रेन्स, मर्क्यूरियल मॉनसून रेन्स, यही ना वर्ड हम लोग ढूंढ रहे थे बुआ जी। अब बस हल्का सा आप लोग वापस क्वेश्चन पे जाइए और देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, मर्क्यूरियल मॉनसून रेन्स। बहुत लोग इसको ऐसे भी बना देते हैं कि जब खरीफ फसल की बात है और फार्म सेक्टर की बात है तो रेन से ही प्रभावित होगा, तो वो लोग ऐसा लगा देंगे। ठीक है, लगा सकते हैं, लेकिन पैसेज का कोई भी आंसर जब तक पैसेज में मिल नहीं जाता है तब तक एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, रिस्क जोन में रहेंगे। और जब ये वो सेक्टर है जो मुझे पूरा मार्क्स दे सकता है तो क्यों नहीं मैं इस पर थोड़ा सा समय दूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बुआ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब देखिए आपने पैसेज को समझ लिया है। पैसेज में शुरुआत में देखिए टाइटल क्या होता है, टाइटल ऐसा होता है जो पूरे को कवर करे। पैसेज के शुरुआत में इकोनॉमिक स्लो डाउन का बात किया गया था, उसके बाद ऑटो सेक्टर का बात था, उसके बाद फार्म सेक्टर का बात था। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन का ही बात था सभी में, जिसमें क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो अगर मैं लिखता हूं फिस्कल डिफिसिट एंड इंजेंडरिंग अ शॉर्टफॉल इन खरीफ सोइंग, तो सिर्फ ये फार्म फसल को दिखला रहा है, बाकी सेक्शंस मेरे चले गए। ऑन द एज ऑन इकोनॉमिक स्लो डाउन, अच्छा ये इकोनॉमिक स्लो डाउन लिखूंगा तो ये पूरे को आ जाएगा, सब में तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है ना जी। अच्छा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो सिर्फ एक सेक्टर ले रहा है, GFCF, ये एक हिस्सा है, इसमें फार्म सेक्टर कहाँ है, ऑटो सेक्टर कहाँ है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट टू एनी सिग्निफिकेंट डिग्री एंड विथ लिमिटेड फिस्कल हेडरूम्स, इन सब में जो मेन मुद्दा है वो क्या था, इकोनॉमिक स्लो डाउन, उसका प्रभाव इन पे पड़ा। तो जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑन द एज ऑन इकोनॉमिक स्लो डाउन। कभी भी जो हेडिंग होता है, जो आपका टाइटल होता है, वो इनिशियल सेंटेंसेस और फाइनल सेंटेंसेस से प्रभावित होता है, याद रखा जाएगा। बीच के सेंटेंसेस से प्रभावित बहुत कम होता है। शुरुआत करेंगे मुद्दा क्या है, उसी मुद्दे को पकड़ना है, और अंत करेंगे, अंत को पकड़ेंगे। तो ऐसे में जिसमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन होता है वो शुरुआत से ही, क्योंकि शुरुआत में वो सारा प्रॉब्लम बता चुका है, वहीं से आंसर को लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन। काफ़ी लोग का ये सही भी होगा, ये तो थोड़ा आसान था, फिर धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ भी आएंगे। चलिए, व्हाट मस्ट द गवर्नमेंट डू टू री इनविगोरेट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, री इनविगोरेट, ठीक है, री इनविगोरेट का अर्थ होता है दोबारा मजबूत करने के लिए, डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा तो ये तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना, ये तो पूछ रहे सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसके लिए ध्यान से हम लोग देखते हैं। अच्छा सॉल्यूशन कहाँ होना चाहिए बउआ जी, सॉल्यूशन तो बउआ जी होना चाहिए पैराग्राफ के लास्ट में ना। तो चलिए लास्ट में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, लास्ट सेंटेंस पे सीधे तरह आएंगे। ध्यान से देखा जाए, आप लोग को दिख रहा होगा, द गवर्नमेंट मस्ट लूज नो टाइम इन कंसल्टिंग विथ द वाइडेस्ट पॉसिबल स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग द अपोजिशन एंड देन इम्प्लीमेंट द एग्रीड ऑन रिफॉर्म्स, आगे प्रिस्क्रिप्शंस टू री इनविगोरेट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए सीधा लास्ट लाइन, जब भी सॉल्यूशन की बात होगी तो लास्ट में नहीं मिलेगा तो एक लाइन ऊपर जाते, इतने ही में मिलेगा, ये फिक्स चीज़ है 100%, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अब देखा तो ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है बउआ जी, तो गवर्नमेंट मस्ट लूज नो टाइम इन कंसल्टिंग विद द वाइडेस्ट पॉसिबल स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग द अपोजिशन एंड देन इंप्लीमेंट द एग्रीड ऑन रिफॉर्म्स प्रिस्क्रिप्शन। द आंसर शुड बी बी। साफ साफ तौर पे सेम सेंटेंस हम लोग को मिल रहा है, तो टेंशन की क्या बात। बना पैसेज, ऐसा नहीं कि इस पैसेज में कोई ट्रिक था, ये कोई पैटर्न था, ये ऐसा ही होता है ये पैसेज। आपने भी पूरा पैसेज अगर पढ़ा होगा तो टाइम बर्बाद किए हैं आप, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले क्वेश्चंस को देखिए, टारगेट कीजिए कि मुझे क्या क्या आंसर चाहिए, और थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है। ये तो थोड़ा आसान पैसेज था, तो पहले आसान पैसेज तो बना लेंगे ना बुआ जी, फिर तो धीरे धीरे डिफिकल्ट पैसेज की तरफ बढ़ेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, और मैं जैसे बताता हूँ वैसे सीखिए, फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30% पैसेज पढ़ना पड़ेगा, मात्र 30% पैसेज पढ़ के। और मैंने पढ़ा भी नहीं है, मैं जंप कर रहा था, मैं वर्ड्स को देख रहा था, ठीक है, यहाँ पे सेक्टर लिखा है, यहाँ पे इकोनॉमिक लिखा है, यहाँ पे स्लो डाउन लिखा है, मुझे तो फार्म चाहिए, मुझे तो ठीक है फार्म चाहिए, तो मैं फार्म सेक्टर ढूंढ रहा था। तो थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करना होता है, थोड़ा सा साथ में क्वेश्चंस को बनाना होता है। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ट्राई कीजिए, इसको आपका कितना सही हुआ होगा वो तो अलग बात है, बताइएगा। फिर से मैच कीजिएगा कि मैंने जैसे बताया पहले क्वेश्चन पढ़ के वैसे अप्रोच कर सकते थे या नहीं। एग्जामिनेशन में तो पैसेज हमेशा आपके साथ में रहता है ना, इस साइड क्वेश्चन रहेगा, इस साइड पैसेज रहेगा।
तो जंप करके बना सकते हैं आराम से। ट्राई कीजिए, धीरे धीरे सीखेंगे। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो और भी तरीके हैं, बतलाइएगा तो भी बतलाया जाएगा, कुछ क्लास में कुछ वीडियोज़ पे बतलाया जाएगा। अगले सेट का इंतजार किया जाए, अगला सेट और भी बेहतर होने वाला है। दोस्तों को अपने साथ जोड़िए, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको जोड़िए, पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, मार्क्स जरूर बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।